वेलकम टू द स्ट्रेट माइक। आज क्रिसमस ईव है और पूरी दुनिया में एक अलग ही एक्साइटमेंट का माहौल है। सांता क्लॉज, लाल सूट, रेनडियर, गिफ्ट्स, ये सब क्रिसमस के परमानेंट सिंबल्स बन गए हैं। ऐसा लगता है कि ये ट्रेडिशन हमेशा से, फॉरएवर से ऐसा ही रहा है। पर क्या ये सच है? ये फिगर, ये सांता क्लॉज आखिर आया कहाँ से? और एक रिलीजियस हॉलिडे एक मैसिव ग्लोबल कल्चरल सेलिब्रेशन में कैसे बदल गया? इसकी हिस्ट्री में बहुत सारे सरप्राइजिंग ट्विस्ट्स एंड टर्न्स हैं। लेट्स अनपैक दिस। बिल्कुल। आज हम क्रिसमस का जो मॉडर्न वर्जन देखते हैं वो एक्चुअली काफ़ी नया है। ज़्यादातर 19th सेंचुरी में पॉपुलर हुआ। इसकी पूरी एवोल्यूशन को समझने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा। एंशिएंट रोमन फेस्टिवल्स, जर्मैनिक मिथ्स, एक असली सेंट, और यहाँ तक कि एक ऐसा टाइम जब क्रिसमस मनाना इल्लीगल था। ये कल्चर, बिलीफ सिस्टम और कमर्शलाइजेशन का एक बहुत ही फैसिनेटिंग मिक्स है। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। क्रिसमस का सेलिब्रेशन जीसस के बर्थ से जुड़ा है, पर 25 दिसंबर की डेट बाइबल में तो कहीं मेंशन नहीं है। तो ये तारीख कैसे फिक्स हुई? इसके पीछे दो मेन थ्योरीज हैं और दोनों ही काफी इंटरेस्टिंग है। पहली है सब्स्टिट्यूशन थ्योरी। इसेंशियली अर्ली चर्च लीडर्स बहुत स्मार्ट थे। उन्होंने देखा कि रोम में 25 दिसंबर के आसपास पहले से ही बहुत पॉपुलर पेगन फेस्टिवल्स होते थे। खास तौर पर सैटर्नालिया, जो एक हफ्ता चलने वाला जश्न था जिसमें रूल्स ब्रेक होते थे, सोशल ऑर्डर उल्टा हो जाता था। ओके, तो एक नॉन स्टॉप पार्टी वीक। एग्जैक्टली। और दूसरा फेस्टिवल था डाइज निटालिस सोलिस इनविक्टी, यानी अनकॉन्कर्ड सन का बर्थडे, जो विंटर सॉल्स्टिस पर मनाया जाता था जब दिन फिर से लंबे होने लगते हैं। तो चर्च ने सोचा, एक नया फेस्टिवल इंट्रोड्यूस करने के बजाय क्यों ना एग्जिस्टिंग सेलिब्रेशंस को ही एक नया क्रिश्चियन मीनिंग दे दिया जाए। मतलब लोगों को जो सेलिब्रेशन पहले से पसंद था उसे बस एक क्रिश्चियन कॉन्टेक्स्ट दे दिया। स्मार्ट मूव। और दूसरी थियरी क्या है? दूसरी है कैलकुलेशन थ्योरी। ये थोड़ी मोर एकेडेमिक है। कुछ अर्ली क्रिश्चियन हिस्टोरियंस का मानना था कि जीसस का कंसेप्शन 25 मार्च को हुआ था, जो रोमन कैलेंडर में स्प्रिंग इक्विनॉक्स का दिन था। उस समय ये एक बहुत सिंबॉलिक डेट मानी जाती थी, अ डे ऑफ क्रिएशन एंड लाइट। तो उसके ठीक 9 महीने बाद अ नॉर्मल ह्यूमन जेस्टेशन पीरियड 25 दिसंबर आता है। अच्छा। हिस्ट्री में पहला सॉलिड रिकॉर्डेड क्रिसमस सेलिब्रेशन हमें रोम में 336 सीई का मिलता है। इंटरेस्टिंग। तो डेट का ओरिजिन तो रिलीजन और पॉलिटिक्स का मिक्स लगता है, पर सांता क्लॉज वो कहाँ से आए? क्या वो हमेशा से स्टोरी का हिस्सा थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सांता का जो ओरिजिनल फिगर है वो सेंट निकलस पर बेस्ड है। वो एक असली हिस्टोरिकल फिगर थे, नो मिथ अबाउट इट। वो 4वीं सदी में मायरा नाम की जगह पर रहते थे, जो आज के टर्की में है। वो एक बिशप थे और अपनी एक्सट्रीम जेनरोसिटी के लिए जाने जाते थे। उनकी कोई फेमस स्टोरी है? हाँ, सबसे फेमस लेजेंड है 3 गरीब लड़कियों की। उनके पिता के पास दहेज के लिए पैसे नहीं थे, जिसका मतलब था कि उनकी शादी नहीं हो सकती थी और शायद उन्हें स्लेवरी में बेच दिया जाता। सेंट निकलस ने सीक्रेट में रात के अंधेरे में उनकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने सोने के सिक्कों से भरी 3 थैलियां एक एक करके उनके घर की चिमनी से नीचे फेंकी। वेट, चिमनी से? हाँ, और लेजेंड के हिसाब से वो सोना सीधा उन स्टॉकिंग्स में जाकर गिरा जो आग के पास सूखने के लिए लटकी हुई थीं। अच्छा, तो स्टॉकिंग्स वाला ट्रेडिशन वहां से आया। बिल्कुल। यहीं से सीक्रेट गिफ्ट गिविंग और फायरप्लेस पर स्टॉकिंग्स टांगने का ट्रेडिशन शुरू हुआ। सेंट निकलस का फीस्ट डे 6 दिसंबर को होता था और यूरोप में सदियों तक गिफ्ट्स उसी दिन दिए जाते थे, क्रिसमस पर नहीं। So a real person's generosity became the seed of a global myth. एग्जैक्टली। तो हमारे पास एक रोमन डेट है और एक टर्किश गिफ्ट देने वाला सेंट। यहां से क्रिसमस का एवोल्यूशन कैसे हुआ? मेडिवल टाइम्स में ये कैसा था? आज के क्वाइट फैमिली हॉलिडे जैसा तो बिल्कुल नहीं होगा। नॉट एट ऑल। इट वॉज द कंप्लीट ऑपोजिट। मेडिवल यूरोप में क्रिसमस एक बहुत ही लाउड, पब्लिक, ऑलमोस्ट केओटिक फेस्टिवल होता था, जिसमें खूब फीस्टिंग, ड्रिंकिंग और पार्टिंग होती थी। ये 12 दिन चलता था। 12 दिन? हाँ, क्रिसमस डे से लेकर इपिफनी तक सोशल नॉर्म्स सस्पेंड हो जाते थे। सस्पेंड मतलब क्या होता था एग्जैक्टली? उस समय फीस्ट ऑफ फूल्स और लॉर्ड ऑफ मिसरूल जैसे ट्रेडिशंस थे, जहां सोशल रोल्स पूरी तरह रिवर्स हो जाते थे। गरीब लोग अमीरों के घरों में जाकर खाना और शराब मांगते थे। बॉय बिशप ट्रेडिशन में सेंट निकलस डे पर एक क्वायर बॉय को बिशप चुना जाता था।
वो असली बिशप के कपड़े पहनता, स्टाफ लेकर शहर में घूमता और लोगों को ब्लेस करता। इट वॉज अ वर्ल्ड टर्न्ड अपसाइड डाउन। वाओ। तो एक फैमिली हॉलिडे से ज्यादा एक कम्युनिटी वाइड पार्टी थी, जहां सोशल रूल्स को टेम्पररी ब्रेक करने की परमिशन थी। ये सुनकर तो यकीन नहीं होता कि वही हॉलिडे है। इट साउंड्स मोर लाइक अ रॉक कॉन्सर्ट। बट देन इस ट्रेडिशन पर एक फुल स्टॉप लग गया, राइट? मैंने कहीं पढ़ा है कि क्रिसमस एक्चुअली बैन कर दिया गया था। हाँ, 17th सेंचुरी में इंग्लैंड और अमेरिका में प्यूरिटन्स ने क्रिसमस को बैन कर दिया था। ये वो लोग थे जो क्रिश्चियनिटी के बहुत ही सख्त कंजर्वेटिव रूप को मानते थे। 1644 में इंग्लैंड में ओलिवर क्रॉमवेल के लीडरशिप में पार्लियामेंट ने क्रिसमस सेलिब्रेशंस को गैर कानूनी घोषित कर दिया। उनका मानना था कि ये एक कैथोलिक इन्वेंशन है, बाइबल में इसका कोई मेंशन नहीं है और इसमें बहुत ज्यादा पेगन इन्फ्लुएंस है। अच्छा, तो उनके लिए बस पार्टी करने का बहाना था। एग्जैक्टली उनके लिए ये सिर्फ फीस्टिंग और ड्रिंकिंग का बहाना था, रिलीजियस ऑब्जर्वेंस का नहीं। तो लोगों ने इसे बस मान लिया? बिल्कुल नहीं। ये बैन बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं था और इसकी वजह से कई शहरों में रायट्स भी हुए। कैंटरबरी जैसे शहरों में प्रो क्रिसमस दंगे हुए। अमेरिका की मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी में तो क्रिसमस सेलिब्रेट करने पर 5 शिलिंग का फाइन भी था, जो उस टाइम काफी बड़ी अमाउंट थी। सीरियसली? फाइन? हाँ, लेकिन लोग सीक्रेट में सेलिब्रेट करते रहे, दुकानें बंद रखते और इस बैन का प्रोटेस्ट करते रहे। ये बैन इंग्लैंड में 1660 में खत्म हुआ, लेकिन इसका असर बहुत गहरा था। वाओ, इल्लीगल क्रिसमस। तो मतलब मॉडर्न सेलिब्रेशन से पहले क्रिसमस का कल्चर मतलब काफी डिक्लाइन पर था। एग्जैक्टली 18th सेंचुरी तक क्रिसमस काफी हद तक एक बैकग्राउंड फेस्टिवल बन गया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद लोग गांवों से शहरों में आ रहे थे, पुरानी कम्युनिटी ट्रेडिशंस टूट रही थीं, क्रिसमस वाज लूजिंग इट्स रेलेवेंस। और फिर आया विक्टोरियन एरा, जिसने सब कुछ बदल दिया। यहां से मॉडर्न क्रिसमस का जन्म हुआ। तो जब क्रिसमस का चलन इतना कम हो गया था, तो इसे दोबारा जिंदा किसने और कैसे किया? What was the spark that reignited it? बहुत हद तक वो स्पार्क थे चार्ल्स डिकेंस। उनकी 1843 की बुक अ क्रिसमस कैरल ने क्रिसमस की स्पिरिट को रिवाइव कर दिया। हाँ, एबनीजर स्क्रूज वाली कहानी। बिल्कुल, वो बुक एक इंस्टेंट सेंसेशन थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से समाज में बहुत इनइक्वालिटी थी और डिकेंस ने क्रिसमस को एक मॉरल सेंटर दिया। उन्होंने फैमिली, गुडविल, चैरिटी और जेनरोसिटी पे फोकस किया। मैरी क्रिसमस ग्रीटिंग भी वहीं से पॉपुलर हुआ। डिकेंस ने क्रिसमस को एक फैमिली सेंटर्ड इंडोर फेस्टिवल के रूप में रीइन्वेंट किया। तो डिकेंस ने क्रिसमस को एक पारिवारिक त्योहार बना दिया। ये उसकी आत्मा को वापस ले आए। पर उस आत्मा को एक चेहरा भी तो चाहिए था। आज हम सेंटा को जिस रूप में पहचानते हैं, मोटे दाढ़ी वाले लाल सूट में, वो चेहरा कहाँ से आया? नहीं, वो चेहरा अमेरिका में शेप हुआ। सेंटा क्लॉज का मॉडर्न वर्जन अमेरिका की देन है। इसकी शुरुआत 1823 में क्लेमेंट सी मोर की पोएम ए विजिट फ्रॉम सेंट निकोलस से हुई, जिसे हम ट्विस्ट द नाइट बिफोर क्रिसमस के नाम से जानते हैं। हाँ, इस पोएम ने हमें वो सारे एलिमेंट्स दिए जो आज सेंट्रल हैं। अ फ्लाइंग स्ले, 8 रेनडियर और उनके नाम भी। अच्छा, डंडर एंड ब्लिट्सन। हाँ, डंडर एंड ब्लिक्सम, जो डच फॉर थंडर एंड लाइटनिंग है, और बाद में डॉन्डर एंड ब्लिट्सन बने। इस पोएम ने सैंटा को एक जॉली मैजिकल एल्फ जैसा बताया। वेट, सो द रेनडियर, द फ्लाइंग स्ले, ये सब एक पोएम से आया है, किसी एंशिएंट मिथ से नहीं? एग्जैक्टली, इट्स अ पीस ऑफ 19th सेंचुरी अमेरिकन पॉप कल्चर। मोर ने सेंट निकोलस की ओल्ड यूरोपियन लेजेंड को एक कंप्लीटली न्यू अमेरिकन कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म कर दिया। ओके, तो पोएम ने कैरेक्टर सेट किया, पर विजुअल इमेज वो किसने बनाया? उसके लिए हमें पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट थॉमस नास्ट को थैंक करना होगा। 1860s से लेकर 1880s तक हार्पर्स वीकली मैगजीन के लिए अपनी इलस्ट्रेशंस में नास्ट ने सैंटा का आइकॉनिक लुक बनाया। उन्होंने मूर के एल्फ को एक फुल साइज्ड मोटा हंसमुख दाढ़ी वाला फिगर बनाया। नास्ट ने ही हमें नॉर्थ पोल में वर्कशॉप का आइडिया दिया और ये भी कि सैंटा अच्छे बुरे बच्चों की लिस्ट रखता है, और उन्होंने ही सैंटा का सूट लाल रंग का बनाना शुरू किया। तो कोका कोला ने सैंटा का रेड सूट नहीं बनाया, ये तो बहुत बड़ा मिथ है। मुझे हमेशा लगता था कि ये उनकी मार्केटिंग कैंपेन थी। What's fascinating here is कोका कोला ने रेड सूट इन्वेंट नहीं किया, पर उन्होंने उसे ग्लोबल आइकन बना दिया। अच्छा। हाँ, 1931 से आर्टिस्ट हैडन सनब्लॉम ने कोका कोला के लिए क्रिसमस एड्स बनाना शुरू किया। उन्होंने थॉमस नास्ट वाले इमेज को लिया और उसे रिफाइन किया।
उसे वार्म, फ्रेंडली एंड अप्रोचेबल बनाया। वो रोजी चीक्ड सैंटा जिसकी आंखों में चमक है, जो कोक पीकर पॉज ले रहा है। वो कोक वाला सेंटा। हाँ, और बिकॉज कोका कोला की मार्केटिंग इतनी पावरफुल और ग्लोबल थी, सनब्लम का वर्जन ही सैंटा का फाइनल अनडिस्प्यूटेड मॉडर्न वर्जन बन गया। So, Nast created the image, but Coke cemented it. प्रिसाइसली। This is incredible. तो ये Santa Claus figure एक Turkish saint, Norse gods के elements, एक English festival spirit और एक American cartoon character का mix है, जिसे एक soft drink company ने standardize किया. What a journey! आज इसकी क्या relevance है? आज ये ग्लोबलाइजेशन का एक परफेक्ट सिंबल है। जापान जैसी नॉन क्रिश्चियन कंट्रीज में भी क्रिसमस बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, लेकिन एक कंप्लीटली सेक्युलर, कल्चरल और कमर्शियल फेस्टिवल के तौर पे। हाँ, मैंने सुना है वहाँ क्रिसमस ईव कपल्स के लिए एक रोमांटिक हॉलिडे है। एग्जैक्टली लाइक वैलेंटाइंस डे। और लोग KFC खाते हैं, विच इज अ होल अदर स्टोरी ऑफ मार्केटिंग जीनियस। ये दिखाता है कि क्रिसमस अब किसी एक रिलीजन या कल्चर तक लिमिटेड नहीं है। इट कैन बी अडेप्टेड बाय एनीवन। और ये मिथ तो आज भी इवॉल्व हो रहा है, राइट? इट्स नॉट सेट इन स्टोन। बिल्कुल। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रूडोल्फ द रेड नोज्ड रेनडियर। वो एंशिएंट फोकलोर का हिस्सा नहीं है। उसे 1939 में मॉन्टगोमरी वार्ड डिपार्टमेंट स्टोर के लिए क्रिएट किया गया था। एक डिपार्टमेंट स्टोर ने हाँ रूडोल्फ को बनाया? सीरियसली? हाँ, रॉबर्ट एल मे जो एक कॉपीराइटर थे, उन्होंने एक प्रमोशनल कलरिंग बुक के लिए ये कहानी लिखी और ये स्टोरी इंस्टेंटली पॉपुलर हो गई। किड्स अंडरडॉग की स्टोरी से कनेक्ट करते हैं। सही बात है। जिसे उसकी यूनिकनेस की वजह से रिजेक्ट किया जाता है, पर आखिर में वही उसकी स्ट्रेंथ बन जाती है। रूडोल्फ इतना पॉपुलर हुआ कि वो मिथ का परमानेंट हिस्सा बन गया। तो आज का सेलिब्रेशन किड्स पर बहुत ज्यादा सेंटर्ड है। गिफ्ट्स, सैंटा में बिलीफ, लेटर्स लिखना। हाँ, विक्टोरियन एरा से ही क्रिसमस बच्चों पर केंद्रित होने लगा था। एंड टुडे इट्स अ पावरफुल रिचुअल ऑफ फैमिली बॉन्डिंग। ये बच्चों को जनरोसिटी, वंडर और द पावर ऑफ बिलीफ की दुनिया से इंट्रोड्यूस करने का एक तरीका है, भले ही ये कमर्शियलिज्म से घिरा हो। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? हमने एक रिलीजियस ऑब्जर्वेंस से शुरुआत की, जो एक पेगन पार्टी बनी, फिर एक इलीगल फेस्टिवल, फिर एक नॉवेलिस्ट ने उसे फैमिली हॉलिडे के रूप में रीइन्वेंट किया, और आखिर में वो एक ग्लोबल कमर्शियल जायंट बन गया, जिसका सिंबल एक कार्टूनिस्ट ने बनाया था। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आज सैंटा क्लॉज क्या है? एक मिथ, कमर्शियलिज्म का सिंबल, या एक ट्रेडिशन जो लोगों को साथ लाता है? हिस्ट्री दिखाती है कि वो ये सब कुछ है। ही इज नॉट वन सिंगल थिंग। वो हिस्ट्री, फोकलोर, रिलीजन और मार्केटिंग का एक अनोखा ब्लेंड है जो लगातार इवॉल्व होता रहा है। लिसनर के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। सैंटा का फिगर सदियों से अडैप्ट होता आया है, एक सेंट से एक फेस्टिव स्पिरिट तक, और अब एक चिल्ड्रंस हीरो। जैसे जैसे हमारा कल्चर और टेक्नोलॉजी बदल रहे हैं, 100 साल बाद सैंटा क्लॉज का अगला एवोल्यूशन कैसा दिख सकता है? विल ही बी एन AI डिलीवरिंग गिफ्ट्स वाया ड्रोन्स? इट्स समथिंग टू थिंक अबाउट।